नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है बोन कैंसर के बारे में। तो कैंसर हमें सबको पता ही है ये टर्म के बारे में कि कोई हिस्से में जब जो एक ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड सेल का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। तो उसी तरीके से जब बोन के अंदर जब कोई कैंसरस सेल फॉर्म हो जाती है तो उसे कहा जाता है, ब्रॉड टर्म जो है इसे बोन कैंसर कहा जाता है। इसके अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं, इसके अलग अलग लेवल्स भी रहती हैं, स्टेजेस जिसे हम लोग कह सकते हैं, और इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। तो सिंपल वीडियो रहेगा लेकिन कुछ बेसिक चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जो इसके टाइप्स रहेंगे वो समझना जरूरी है, और जो स्टैगिंग प्रोसीजर रहती है वो यहाँ पे हम लोग सिंपल वे से समझने वाले हैं। ये डायग्राम मैंने एक बोन का बनाया हुआ है। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये एक बोन कैंसर का एक प्रकार का एक डिजाइन डायग्राम है जो आपके सामने जो दिख रहा है। ये जो जब हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन जब हम लोग करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ हम लोग देते हुए चलेंगे। इज अ टर्म फॉर सेवरल डिफरेंट कैंसर दैट डेवलप्स इन द बोन। तो एक कॉमन टर्म है बोन कैंसर, मतलब जो अलग अलग उसके टाइप्स है बोन कैंसर के, तो कलेक्टिवली उसे कहा जाता है बोन में कैंसर हो गया है। ठीक है, तो उस कौन सा कैंसर हुआ है वो दूसरी बात है, फिर वो डायग्नोसिस में वो लिखते हैं डॉक्टर्स। When cancer cell grows in the bone, it can harm normal bone tissue। जाहिर सी बात है, जब कैंसर सेल आती है तो जो जिस भी हिस्से में आती है तो वहां पे जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स रहती है उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो वैसे ही यहाँ पे बोन्स में भी वैसा ही होता है। अब टाइप ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज वेयर द कैंसर बिगिन डिटरमाइन द टाइप ऑफ द बोन कैंसर। कौन से हिस्से में हुआ है, कौन सा टाइप है उसका, उसके हिसाब से इसका अलग अलग जो नाम जो है उसे दिए गए हैं, तो जो कि हम लोग आगे अभी समझने वाले हैं। तो अब बोन को जो है दो तरीके से डिवाइड किया, बोन कैंसर को जो है दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक बोन कैंसर जो कि बोन में हो रहा है और बोन को अफेक्ट कर रहा है तो इसे प्राइमरी बोन कैंसर कहा जाता है। दूसरा होता है कि मान ली किसी ऑर्गन में हो गया है, लंग्स में हो गया है, ब्रेस्ट में हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो गया है, स्किन में हो गया है, या फिर अलग किसी पार्ट में ब्लड में हो गया है, वहां से वो ट्रांसफर होते होते हुए बोन में आया और फिर बोन में अफेक्ट किया, फिर बोन में कैंसर हो गया। इससे कहा जाता है सेकेंडरी बोन कैंसर या फिर मेटास्टेटिक बोन कैंसर। ठीक है, तो ये उसके दो कैटेगराइजेशन है इसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर मेटास्टेटिक बोन कैंसर जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब चार जो इसके टाइप्स हैं, जो इसके अलग अलग जो बोन के कौन से हिस्से अफेक्ट कर रहा है और कितना अफेक्ट कर रहा है और कैसे तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कौन सी एज में ये अफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किए गए। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे नाम, एक तो ऑस्टियोसार्कोमा, दूसरा ईविंग या एविंग सार्कोमा, ये होते हैं ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों में या टीनेजर में। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा और कॉर्डोमा, ये ज्यादातर हम देखते हैं कि एडल्ट्स में होते हैं और यंग एज में बहुत से भी कम देखने को ये मिलते हैं। तो ये एक मेन इन दो चारों में तो क्लासिफिकेशन हो गया कि ये जो दो पहले के हम लोग देखेंगे वो चिल्ड्रन और टीनेजर्स का देखेंगे, और बाद के जो दो देखेंगे वो एडल्ट के एज में होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर। सबसे कॉमन टाइप जो अगर देखा जाए तो ये ऑस्टियोसार्कोमा है। डेवलप्स इन द सेल वेयर द न्यू बोन टिश्यू फॉर्म। अब देखो न्यू बोन टिश्यू, बोन्स हम लोग कैसे फॉर्म होती है, जहां पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहती हैं जो कि न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो ये वहां पे अफेक्ट करता है। मतलब किसको अफेक्ट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को ये अफेक्ट करता है सिंपल तरीके से। स्टार्ट्स इन एनी बोन्स बट यूजुअली बिगिन एट द एंड ऑफ द लार्ज बोन, इट इज आर्म्स एंड लेग। शरीर के किसी भी हिस्से में ये हो सकता है, किसी भी हिस्से की जो हड्डियां हैं वो कहीं पे भी हो सकता है, पर देखा गया है कि ये ज्यादातर जो लॉन्ग बोन है, जैसे कि ह्यूमेरस, रेडिस अल्ना, टिबिया, फाइबुला, ह्यूमेरस, ये जो फाइबर बोन है, फेमर बोन है, तो वहां पे होने के चांसेस ज्यादा इसके बढ़ जाते हैं। और इसके जो एजेस है, मतलब जो एंड है, वहां से ये शुरुआत होना शुरू होते हैं, जो ये एंड है इसके। ठीक है, डायग्नोस इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, तो मैंने इससे पहले बताया कि ये बच्चों में, टीनेजर्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये एक इसका सिंपल इंफॉर्मेशन है ऑस्टियोसार्कोमा का। और ईविंग सार्कोमा या फिर यूइंग सार्कोमा, तो ये प्रोनाउंसिएशन पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। इट इज नेम आफ्टर डॉक्टर हु डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ बोन कैंसर। जिस डॉक्टर ने इसका रिसर्च किया था, जिस साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया था, उस नाम से इसका कैंसर के जो टाइप है इसको नाम दिया गया है। क्या सिंपल कैटेगरी है इसमें, देखते हैं। इंक्लूड द मेनी डिफरेंट ट्यूमर दैट हैव द सिमिलर क्वालिटी। तो जो बोन के जो ट्यूमर बोल लीजिए या फिर इस तरीके के जो ट्यूमर है वो पूरे कलेक्टिवली इसमें कलेक्ट किए जाते हैं कि ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब सेल को अफेक्ट करना, फिर सेल से वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से इस ऑर्गन को या पार्ट को अफेक्ट करेगा।
तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी को यूइंग सार्कोमा जो है वो कहा जाता है। बिलीव टू बिगिन इन द सेम टाइप ऑफ सेल, एक तरह की सेल एक तरह के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्ट हो, ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो, जो भी सेल्स हो उसे अफेक्ट करेगा और एक तरीके से अफेक्ट करेगा। एक स्टेप बाय स्टेप जो उसका जो प्रोसीजर रहेगा अफेक्ट करने का वो सेम रहेगा, ठीक है। दिस ट्यूमर फॉर्म्स इन द बोन्स एंड द सराउंडिंग टिश्यू, तो ये हड्डियों से रिलेटेड है, तो हड्डियों में पाया गया है ज्यादातर। ये सराउंडिंग टिश्यू में मसल भी हो सकते हैं, उसके नियर बाय एरिया में कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के लेयर को जो है अफेक्ट कर सकता है उतना अगर बढ़ गया है तो उसका जो शुरुआत होने का और बढ़ने का जो तरीका है चाहे किसी भी हड्डी में हो तो उसका तरीका सेम रहेगा। चाहे वो एक सेल को अफेक्ट करेगा और उसकी तरह उसके हिसाब से वो बढ़ेगा, उस हिसाब से वो बाजू की जो हेल्दी टिश्यूज है उसको अफेक्ट करेगा, तो उसका जो प्रोसीजर रहेगी तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए उसको कैटेगराइज किया गया है यूइंग सार्कोमा के अंदर। कॉमनली ग्रोथ इन द हिप, रिब, शोल्डर ब्लेड्स और द इन द लॉन्ग बोन सच एज द लेग, तो ज्यादातर देखा जाएगा ये तो हिप्स में रहेगा या तो रिब्स में रहेगा। चेस्ट थोरेसिक कैविटी जो रहती है, जो थोरेसिक केज रहता है वहां पे, शोल्डर ब्लेड, ये पीछे का शोल्डर ब्लेड रहता है वहां पे रहेगा, या फिर लॉन्ग बोन सच एज की लेग, पैरों की जो हड्डियां सबसे बड़ी हड्डियां मानी जाती हैं तो वहां पे ये होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है इसमें, ठीक है। कॉन्ड्रोसार्कोमा ये कार्टिलेज टिश्यू को अफेक्ट करेगा। अब देखो मैंने पहले बताया था वीडियो में जब मैंने जॉइंट का स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से एक जॉइंट बना हुआ रहता है, और मैंने शॉर्ट जो बनाया था उसके ऊपर कि ये मान लो हड्डी है, यहाँ पे ये कार्टिलेज है, यहाँ पे ये दूसरी हड्डी है, यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ पे ये लिगामेंट्स है और ये टेंडन्स जो है यहाँ पे मसल्स को अफेक्ट ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। तो जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे रहता है ना, ये जो बोन है, ये जो रेड कलर का रहता है जो बोन की एजेस एंड पॉइंट पे रहता है उसे कहा जाता है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। कब अफेक्ट करता है? जब कुछ कैल्शियम जो है वो कार्टिलेज में चला जाता है और कार्टिलेज ओसिफाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब कार्टिलेज जो है वो हड्डी में बनना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज का मेन रोल क्या है? ये हड्डी ज्वाइंट में इसके लेयर पे कार्टिलेज रहेगा। क्या करेगा? वो दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण होने नहीं देगा। जो वो घर्षण होता है, रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, उससे होने से वो बचाएगा कार्टिलेज। अब कार्टिलेज अगर अफेक्ट हो जाएगा तो इससे वजह से क्या होगा? जॉइंट काफी ज्यादा इन्फेक्ट होगा, आर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। सम कार्टिलेज बिकम्स बोन्स व्हेन बॉडी एडिट्स कैल्शियम टू इट। जैसे मैंने बताया कि जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे ओसिफाइड हो जाते हैं अगर उसमें कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो जाता है तो। आर्म्स, लेग्स, पेल्विस बोन जो है सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट होती हैं। आर्म्स, लेग्स और पेल्विस, कमर की, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस इसमें रहते हैं। ऑकर्स इन द एडल्ट्स एंड देन यंग पीपल्स, तो बड़ों में ये होने के चांसेस है, यंग पीपल में होने के चांसेस इसके कम है। इसको कार्टिलेज में अफेक्ट किया तो इस हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। कॉर्डोमा इज अ रेयर टाइप ऑफ बोन कैंसर बिगिन इन द बोन ऑफ स्पाइन। तो कॉर्डोमा क्या है? एक प्रकार का रेयर, जैसे कि ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट रेयर है, ठीक है। अब ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो हड्डियां 33 प्रकार की जो बोन्स है जो कि ओसिफाइड होने के बाद फिर वो 27 जो हो जाती हैं, तो वो जो हड्डियां हैं वो हड्डियां जब वहां पे जो ओसिफिकेशन जो होता है, मतलब जो हड्डियां जो जुड़ती हैं वहां पे ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। मेनली देखा गया है कि ये तो यहाँ पे ये पोर्शन पे रहता है या फिर नीचे के पोर्शन पे रहता है, मतलब जहां से बेस ऑफ स्कल है या फिर बेस ऑफ स्पाइन है वहां पे होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली एट द बेस ऑफ स्पाइन और एट द बेस ऑफ स्कल। ये स्कल का जो बेस है यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे फिर जो बेस ऑफ स्पाइन रहता है जो कि लंबर वर्टेब्रा के नीचे के आसपास रहता है, तो वहां पर यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि ये हिप बोन के साथ कनेक्टेड है, तो हिप बोन में होगा तो वो स्पाइनल बोन को भी अफेक्ट कर लेगा। वो कैंसर जो है वहां पे फैल जाएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां हैं उसको भी अफेक्ट करेगा। ऑकर्स इन एडल्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बड़ों में होने वाले 2 प्रकार के बोन कैंसर है। मेन्स आर मोर लाइकली देन द वुमेन। ये जो कंडीशन है एक तो रेयर है और होंगी भी तो मर्दों में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल। इसका परसेंटेज जो देखा गया है पुरुषों में ज्यादा देखा गया है। तो ये 4 तरह के बोन कैंसर हैं जो इसके टाइप जो हैं वो सिंपल वे से मैंने आपको इसके बारे में समझाया। कुछ पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब एक स्टैगिंग प्रोसीजर है। देखो मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि कुछ कैंसर के मैंने वीडियोस बनाए थे जिसमें प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हो गया,
और अलग अलग कैंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसमें मैंने बिना बोर्ड के मैंने ओरली एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने ये स्टैगिंग प्रोसीजर जो है वो समझाई थी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिंक वगैरह जो मैं शायद इसके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप देख लीजिएगा। इट डिटरमाइंड बाय द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर एंड वेदर और नॉट कैंसर हैज स्प्रेड टू द अदर एरिया। देखो कौन से एरिया में हुआ है, मतलब कौन बोन में मान लो ये कहाँ पे हुआ, उसका लोकेशन कहाँ पर है, क्या साइज वगैरह है उसका, और यहाँ से वो इसी पोर्शन में रुका है या फिर दूसरे पार्ट्स को भी इसने अफेक्ट करना शुरू किया है, उस हिसाब से स्टेजिंग प्रोसीजर रहती है, उस हिसाब से उसकी स्टेजेस जो है वो डिवाइड रहती हैं। ठीक है, तो स्टेजिंग प्रोसीजर उसके लिए देखी जाती है। जब शुरुआत में जब कैंसर के लिए आप जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी ये कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी एरिया पे है, उसका साइज क्या, उसने कितना जो है वो अफेक्ट किया है, वो देखने के लिए एक स्टेजिंग प्रोसीजर की जाती है। अब बोन कैंसर इस कैटेगराइज में 4 स्टेज, इसको 4 स्टेज लगभग आप देखेंगे तो सभी कैंसर को इस तरीके से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया रहता है। तो स्टेज 1 में क्या है, ट्यूमर इज लो ग्रेड, कैंसर सेल्स आर स्टिल लोकलाइज। देखो ये बोन है, ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर इज एट द लो ग्रेड, मतलब ये जो इसकी साइज ऐसी बड़ी दिख रही है वो ऐसी छोटी रहेंगी, एंड इट इज एट लोकलाइज, मतलब वो एक ही जगह पे अभी तक अफेक्ट हुआ है, अभी तक फैला नहीं है, तो ये रहेगी स्टेज 1। स्टेज 2 क्या रहेगी, कैंसर सेल आर स्टिल लोकलाइज, ट्यूमर इज एट द हाई ग्रेड, मतलब ये अभी भी जो है लोकलाइज जो है वो एक ही जगह पे है, लेकिन ट्यूमर का साइज जो है वो बढ़ गया। अभी ये जो साइज दिख रहा है आपको इतना बढ़ गया, पहले इतना छोटा था, अब वो बढ़ गया है। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या हो गया, जो लो ग्रेड रहेगा कैंसर ट्यूमर और उसकी जो लोकेशन रहेगी वो एक ही जगह पे अभी तक लोकलाइज रहेगा। स्टेज 2 में क्या रहेगा, सेम लोकेशन रहेगी लेकिन जो ट्यूमर का साइज है वो अभी बड़ा हो जाएगा, हाई ग्रेड ट्यूमर जिसे बोल सकते हैं। स्टेज 3 में क्या करेंगे, ट्यूमर इज एट द हाई ग्रेड एंड द कैंसर हैज स्प्रेड टू द अदर एरियाज विद इन द सेम बोन। ये हाई ग्रेड हो गया और बोन के अंदर ही वो फैलना शुरू हो गया, ऊपर नीचे इधर उधर फैलना शुरू हो गया, बोन के अंदर ही अभी फैल रहा है, ये कैंसर अभी बोन के अंदर ही है, तो इसको कहा जाता है स्टेज 3। साइज बढ़ रहा है कैंसर का और वो उस पार्ट को, उस बोन को जो भी पूरा अफेक्ट कर रहा है, वो लोकलाइज से अभी वो फैल रहा है अभी। ठीक है, ये आ गया स्टेज 3 में, इसका फैलना शुरू हो गया। स्टेज 4 में क्या होगा, कैंसर हैज स्प्रेड फ्रॉम द बोन टू द अदर एरिया ऑफ द बॉडी लाइक लंग एंड लीवर। अब क्या होगा, यह भी फैलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, अब नियर बाय में जो भी ऑर्गन रहेगा, मान लो फेमर बोन में अगर हुआ है तो उसके नीचे, उसके बाद हिप है, उसके बाद लीवर वगैरह को अफेक्ट कर लेगा, धीरे धीरे क्या होगा, दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, जिससे कहा जाता है स्टेज 4। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को कहा जाता है कि कैंसर की आप 4th स्टेज में हो तो ये वहां से वापस आना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। तो स्टेज 1 में, स्टेज में अगर कैंसर अगर पकड़ा जाता है तो ट्रीटमेंट करके उसे थोड़ा तो भी ठीक किया जाता है, या फिर उस पार्ट को रिमूव किया जाता है, करके पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो जाता है, स्टेज 1 स्टेज में पकड़ा जाता है, अगर ट्रीट नहीं होता है तो रिमूव करके उसे निकाल दिया जाता है, उसके आजू बाजू की जो हेल्दी सेल्स हैं उसे भी काट के निकाल दिया जाता है। हड्डियों में अगर होता है तो अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो हो सकता है उस पोर्शन को काट के उसे निकाल दिया जाए और आपको फिर प्रोस्थेट लेग, जो जिसे हम लोग कहते हैं एक सपोर्टिव लेग, जो उसके सहारे फिर आपको जिंदगी काटनी पड़े, या फिर हाथ हो गया, पैर हो गया, जो भी हिस्सा हो गया वो हिस्सा वहां से रिमूव किया जाता है। कॉजेस क्या है, एग्जैक्ट कॉज इज नॉट सर्टन, अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, कैंसर किसके कारण से होता है, किसी भी कारण से हो जाता है, पर कुछ लिंक्स जो है पता है की जाती है, जैसे कि आपने कुछ ड्रग्स ऐसे खा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं, कुछ रेडिएशन आपको दूसरे चल रहा है, कुछ फैक्ट्रियों में आप ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है ज़्यादा, या फिर पोल्यूशन ज़्यादा है, केमिकल्स एरिया में ज़्यादा है, पोल्यूशन आपके आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एक हिस्से को अफेक्ट करता है, फिर दूसरे के हिस्से को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। आपके खान पान के ऊपर है कि आप किस तरीके खान पान खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा मिलावटी फूड है, वो जो मिलावटी फूड में जो कलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो अफेक्ट करते हैं। दूध पनीर वगैरह आजकल मिला हुआ आ रहा है, उस पर अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है और धीरे धीरे वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, और इम्यून सिस्टम अगर धीरे धीरे अफेक्ट होता जाता है तो फिर इस तरीके की बीमारियां होना शुरू होती हैं। तो इट इज फाउंड द लिंक बिटवीन द बोन कैंसर एंड अदर फैक्टर, एक्सपोजर टू द रेडिएशन ड्रग्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर अदर कैंसर। ठीक है, सम बोन्स कैंसर ऑकर ड्यू टू द कंडीशन दैट पास डाउन इन द फैमिली, दैट इज हेरिडिटरी। बहुत ही रेयर देखा गया है कि किसी को कैंसर हुआ है तो वो हेरिडिटरी ट्रांसफर हुआ है, परसेंटेज हैं पर बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और ये सब चीजें भी देखने के लिए हर कंपनी जो है, स्पेशलाइज कंपनी, वो जेनेटिक टेस्टिंग में आजकल ज़्यादातर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज फ्यूचर जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग का है। जेनेटिक
टेस्टिंग करके ये पता लगाया जा सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है, जो कि बहुत कॉस्टली होने वाली हैं दवाइयाँ। ये जो डायग्नोसिस है बहुत कॉस्टली होने वाला है और ट्रीटमेंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहने वाला है। तो अच्छा हेल्दी खाइए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। सिम्टम्स, सम हैव द नो सिम्टम्स अदर देन द फीलिंग ऑफ द पेनलेस लंप। मान लो यहाँ पे किसी को है, मान लो फेमर बोन है, अगर किसी को यहाँ पे अगर कैंसर हुआ है तो उसे पेनलेस लंप रहेगा, एक गांठ बन जाएगी, वो हाथ लगाएगा दर्द नहीं होगा, पर वो इस तरीके के सिम्टम किसी को हो सकते हैं। अदर हैव द वैरायटी ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द अदर कंडीशंस, आर्थराइटिस और लाइम डिसीज विच में डिले द डायग्नोसिस। किसी किसी को बहुत से और सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को आर्थराइटिस हुआ है, लाइम डिसीज मतलब क्या, उस पर टॉपिक लूंगा। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड कीड़े ने वगैरह ने आपको अफेक्ट किया है, मान लीजिए यहाँ पे काटा है, तो वहाँ पे कैसा बुल आय जैसा बन जाता है, वो रेड जैसा बन जाता है ना, एक फोड़ा बन जाता है, उसका आजू बाजू रेड जैसा बन जाता है, उसे बुल आय कहा जाता है। उस पर टॉपिक लेंगे, समझाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें ये डायग्नोज करना कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है काफी मुश्किल हो जाता है। उसमें डायग्नोसिस में थोड़ा समय जा सकता है। मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द बोन कैंसर इंक्लूड, जैसे पेन होगा, क्या क्या हो सकता है, दर्द तो होगा ही उसमें, जो कि रात को सोने वक्त काफी वर्स हो जाता है, काफी बढ़ जाता है और तकलीफ काफी देता है जब आप रात को सोते हैं। तो अनएक्सप्लेन स्वेलिंग हो जाएगी, काफी ज्यादा आपको सूजन जो है उस हिस्से में हो जाएगी, अचानक बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो डिफेंस सिस्टम है ना, वो काम करना शुरू कर देता है। मैंने पहले के वीडियोस में एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस या दूसरे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी बोन्स के, उसमें मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि ये किस तरीके से जो ऑटोइम्यून सिस्टम में काम करता है और उसके काम करने की वजह से वो किस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। डिफिकल्टी मूविंग अराउंड, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं डेली, तो उसमें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। किसी पार्ट में होता है तो वो चुभान एक महसूस होती है। फीलिंग एक्स्ट्रा टायर्ड, फटीग, थकान ज्यादा महसूस होगी। शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है या तो फाइटिंग सिस्टम है वो उसको फाइट करने में लगा हुआ है, तो वो आपको ऊर्जा बनाने के हेल्प करने में हेल्प जो है वो नहीं कर पाता है। फीवर, बुखार रहेगा, इन्फेक्शन है किसी प्रकार का या कुछ है तो बुखार आपको आता रहेगा। डायग्नोसिस बोन से रिलेटेड है तो मैक्सिमम क्या रहेगा, एक्सरेज करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरीके की दवाई जो स्कैनिंग जो है वो की जाती हैं, ये देखने के लिए कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मिनरलाइजेशन कैसा है, या फिर उसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो देखने के लिए किया जाता है। फाइनल कंफर्मेशन करना है तो बायोप्सी। बायोप्सी मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी हिस्से में अगर हुई है, मान लीजिए स्किन में है, ब्लड में है, या फिर हम देखते हैं कि फ्लूइड वगैरह में है, या कोई पार्ट है ऑर्गन में है, उसे कट किया जाता है। जहाँ पे इन्फेक्शन है उसको कट करके उसका स्लाइड बना के उसका बायोप्सी जो है देखा जाता है माइक्रोस्कोप में। तो इस तरीके से ही बायोप्सी की जाती है। जो कि स्पेशलाइज रहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो ये अच्छे से करते हैं। पैथोलॉजी में अलग से एक डिपार्टमेंट रहता है हिस्टोपैथोलॉजी का, जो कि ऑर्गन का स्कैनिंग वगैरह, स्लाइड्स वगैरह बना के ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं। ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजिस्ट, एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, हम देखते हैं कि वो स्पेशली मतलब जो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बना हुआ है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि स्पेशलाइज रहते हैं कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जिसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसमें एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन का सहारा लिया जाता है, कुछ अगर आपको सर्जरी करनी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प लेते हैं। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्टेज, तो ट्रीटमेंट क्या करेगी, डिपेंड करेगी कौन सा टाइप है, कौन सा स्टेज है। तो ये स्टेजेस हमने देखे उसे और ये टाइप्स हमने देखे, तो इस हिसाब से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड की जाएगी। सर्जरी करनी पड़ सकती है, उस पार्ट को रिमूव भी किया जा सकता है, उस हड्डी को निकाल भी जा सकता है। मान लीजिए पैर में है, पैर को निकाल के फेंक दो, देखा जाता है। नियर बाय सराउंडिंग एरिया उसको कट करके उसे साफ कर दिया जाता है और आपको प्रोस्थेट लेग वगैरह देके आपकी आगे की जिंदगी कंटिन्यू की जाती है। रेडिएशन थेरेपी सबको पता है, लगभग रेडिएशन में कुछ एक्सरेस के द्वारा कुछ ऐसे हाई रेडिएशन दिए जाते हैं जिससे कैंसरस सेल जो रहती हैं उन्हें मारने का, किल करने का काम जो है वो किया जाता है। कीमोथेरेपी, इंजेक्शन के द्वारा कुछ केमिकल्स जो है वो दिए जाते हैं जो कि कैंसर सेल को खत्म करते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशन ऐसे दी जाती हैं जो कि कैंसर सेल को कम जो किल करने का काम करती हैं, तो उसे कीमोथेरेपी जो है वो कहा जाता है। और ये काफ़ी दर्दनाक थेरेपी रहती है, आदमी अंदर से पूरा जलन जैसा महसूस उसे होता है इस कीमोथेरेपी में। तो कैंसर ट्रीटमेंट में देखा जाए तो काफ़ी तकलीफदायी ट्रीटमेंट जो रहती है, काफ़ी तकलीफ होती है ट्रीटमेंट में। कोशिश कीजिए कि अच्छा माहौल में रहिए, अच्छा खान पान खाइए, पॉजिटिव रहिए और कुछ बुरी आदतों से आप हो सके तो बचाव कीजिए, जिससे आपको इस तरीके की बीमारियां ना हो सके। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।